बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और एक्सप्रेसो ट्यून हो चुका है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। सुबह सुबह हम ये कोशिश करते हैं कि आपको हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करें कि आपके दिन का आगाज अच्छा। और अभी चूंकि हम बात मौसम की करने वाले थे और मैं और इमरान पहले डिस्कशन करते थे कि अब सर्दी आने वाली। मैं सर्दियों के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सर्दियों में बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो उसके लिए आपको बहुत पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये वैसे इनको आपको फील हो रहा होगा कि शायद ये कराची से हैं, क्योंकि कराची में सबसे कम टाइम के लिए सर्दी आती है। प्रॉब्ली 2 वीक्स होते हैं। मुझे लगता है अब भी सर्दी का टेन्योर कम होता चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में तो फिर भी थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन कराची जैसे शहरों के अंदर तो सर्दी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसलिए कराची वाले बेचारे बड़ा इंतजार करते हैं। फिर 2-1 हफ्ते सर्दी आती है, अपनी जैकेट्स और ब्लैंकेट्स निकालते हैं, ब्लैंकेट्स और जैकेट्स वाली सर्दी भी नहीं होती है, बट वो पहन लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा फील तो सर्दी आ गई है। अच्छा जनाब, आज का भी हमारा पोल आपके लिए रखा है। थैंक यू वेरी मच। ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि आप फीडबैक देते हैं। सो आज के पोल के हवाले से हमारे पास कोरोना की जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या आवाम जो है वो SOPs कोरोना के हवाले से उस पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप लोग। और नंबर याद है आपको? हमारा 0320141638 व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपनी राय देनी है। शो के एंड में हम उस पोल के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और अभी हम बाकायदा तौर पे शो का आगाज करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने मुआशी सिम दुरुस्त होने का दावा कर दिया, मगर महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन का दौरा, अफसरों और जवानों की पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पेरिस में FATF का इजलास, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। बच्चों के रवैयों को सजा की बजाय मस्बत अंदाजे परवरिश से कैसे बेहतर किया जा सकता है, देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। हुनरमंद अफराद के लिए अच्छी खबर, कुवैत 1000 से जायद पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को रोजगार फराहम करेगा जुल्फी बुखारी। कोरोना के दौरान तालीम को हर किसी के लिए मुफ्त आम करने वाले नौजवान हुनैन ज़िया होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी आज सैर करवाएंगी कराची बर्न्स रोड मार्केट की और बताएंगी दिलचस्प खानों के बारे में। हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज के शो में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है और मौसम की सूरत हाल तो हम आपको सुबह सुबह इसलिए बताते हैं ताकि आप अपना डे उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें। सो बात की जाए अगर मौसम की, तो लाहौर का मौसम जो है वो ज्यादा से ज्यादा सुहाना है और 32 है ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम जो होगा वो 15 डिग्री होगा। इसके साथ साथ अगर कराची के मौसम की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 35 होगा और कम से कम जो वहाँ दर्जा हरारत है वो है 20। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना है ना? एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। आगे बढ़ते हैं और कराची और लाहौर के बाद बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, द फेडरल कैपिटल। यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 16 जबकि ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बात करें फूलों के शहर पेशावर की, तो यहाँ पे कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली और हैव अ नाइस डे। आई मस्ट से आई होप कि आपका दिन अच्छा गुजरे। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा गर्मा गर्म न्यूज की जानिब आज की बड़ी खबर में जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी जिम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जल्दी पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। यूँ महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। वो दिन दूर नहीं जब ये सारे कटहरे में खड़े होंगे और जेलों में बैठे होंगे।
जी, सियासी माहौल गर्म है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है, ब्लेम गेम का सिलसिला भी जारी है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और सिंध पुलिस बहरान के मामले पर वफाक और सिंध के दरमियान सियासी कशमकश जारी है और दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर खूब पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ा दावा किया है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत गिराने और गवर्नर आज लगाने की धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने एक बार फिर ये इल्जाम लगाया कि वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा ने सिंध पुलिस की तस्दीक की और गैर मुहज़्ज़ब तरीके से जाली मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर अगर हम हुकूमती कैंप्स की बात करें तो हुकूमती कैंप से भी भरपूर जवाबी वार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने सिंध हुकूमत और पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया, इल्जाम लगाया कि बिलावल हाउस के इशारे पर पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की इस मामले पर फिर एंट्री हुई है और लीगी रहनुमाओं ने IG सिंध के मुबैना अगवा और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कराची के थाने आटली मैदान में मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है, क्यों इतनी हार्श सिचुएशन हो गई है और क्या इसका कोई हल निकलेगा, इसी हवाले से हम बात करते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हीं से हम बात करते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त अंदलीब साहिबा बन रही है, जो वफाकी हुकूमत है वो सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रही है, वफाकी वज़रा सिंध पुलिस पर तनकीद कर रहे हैं और वफाकी वज़रा की जानिब से सिंध हुकूमत को मुतनाज़े भी किया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों सिंध हुकूमत को मुतनाज़े कर रहा है वफाक? देखिए, जो ये वाक़या हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो कैप्टन सफदर ने किया। और इसको ना अब बड़ा आराम से कह रहे हैं कि नहीं जी बाकी पार्टीज़ भी करती थी। बाकी पार्टीज़ वहाँ आती थी, चाहे वो बोलती थी, जो कुछ करती थी, वो एक हद पे खड़ी होती थी। कैप्टन सफदर और पूरे टोले ने पहले वो जो बड़ा बैरियर होता है उसको क्रॉस करके अंदर आए, फिर एक अहाता होता है जिसके अंदर वो कब्र होती है फादर ऑफ द नेशन की। कोई आज तक हिस्ट्री में हेड ऑफ स्टेट भी उसके अंदर नहीं आया। ये उसको फलांग के उसके अंदर आए, उस पर हाथ लगाए, उस पर हुल्लड़बाजी की, नारेबाजी की। तो ये चारों पांचों जो अंदर आए, जिसमें मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, खाकान अब्बासी, निहाल हाशमी ये भी शामिल है, ये भी मुजरिम है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने काम किया वो नाकाबिले माफी है, क्योंकि आज तक किसी सरबराह ने वो काम नहीं किया, किसी को अलाउड नहीं है। बाकी हमारी जो वीडियो दिखाते हैं बाकी पार्टीज की दिखाते हैं, वो हजूम उसमें आता है, वो बैरियर होते हैं, बैरियर से ही वापस चला जाता है, चाहे वो नारेबाजी करे ना करे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो सिंध पुलिस का काम था कि उनको पकड़ते और उनको अरेस्ट करते तो ये वाकया ना होता। अब मुझे नहीं पता, अभी तो इंक्वायरी हो रही है और उस इंक्वायरी के अंदर क्या होना क्या नहीं होना, क्योंकि हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो IG साहब थे अगर वो क्लेम करते हैं कि वो अगवा हुए थे तो उन्होंने अपना अगवा होने का मुकदमा क्यों नहीं किया, या किसी और पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं किया। और फिर उसके बाद पता चलता है कि जी वो कह रहे हैं जी हम रिजाइन कर देंगे और उसके बाद घंटे बाद रिजाइन वापस भी ले लेते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस इन्वॉल्व है चाहे कोई और इन्वॉल्व है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है अंदलीब साहबा, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए कि सिंध हुकूमत जो है सारी सिचुएशन में डबल गेम कर रही है। अगर डबल गेम कर भी रही है तो उसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, सिंध हुकूमत जो है उसकी हिस्ट्री रही है कि वो अग्री नहीं करती PMLN के साथ, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्रामों में आगे कहा है कि जी मैं सरदारी साहब को कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा, और सरदारी साहब के लोगों ने आगे कहा है ख्वाजा आसिफ को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और आपने ये भी देखा कि जो कराची का जलसा था, नवाज शरीफ की तकरीर उसमें अलाउ नहीं की गई। बिल्कुल। और 1.5 दिन बिलावल और मुराद अली शाह साहब इस वाक़े के बाद गायब रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके उन्होंने पूरे सवाल दिखाने से और जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे को जुल दे रहे हैं। बिकॉज देखें, जब आप गलत काम के लिए इकट्ठे हो ना, आपका मकसद मुल्की मफाद को ज़रब पहुंचाना हो, तो फिर आप एक दूसरे को भी ज़रब पहुंचाते हैं।
अच्छा, ये स्पीच का तो क्वेश्चन भी बिलावल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एपीसी मैंने होस्ट करवाई थी पीपल्स पार्टी ने और उसी में नवाज शरीफ साहब को हमने मौका दिया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज व्हाट ही क्लियर्ड अबाउट इट। अच्छा, दूसरा ये कि मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध ये कह रहे हैं कि वफाक की जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से सिंध पुलिस की तज़हीक की गई, इसके ऊपर क्या राय है आपकी? कौन सी तज़हीक की? कौन सी वीडियो आई है? कहीं नजर आया आपको? कैप्टन सफदर की वीडियो 10 दफा चली है। अगर कोई एविडेंस है तो दिखाएं। बगैर एविडेंस के कह देना जी आपने भी ये किया वो भी किया, और कोई पुरानी 10 साल पुरानी कोई वीडियो लगा के कहना कि जी वो बाहर खड़े हैं बैरियर के कि जी हजूम आ गया। तो बात ये है कि चोर मचाए शोर और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये नहीं चलता। ठीक है अंदरीप साहब, आखिर में एक सवाल मैं आवाम के बिहाफ पे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं और ये खुशखबरी उन्होंने कौम को सुनाई है, महंगाई कम होने की खुशखबरी कब सुना रहे हैं? ये जी बिल्कुल ये महंगाई का वाक़या है और इस पे बहुत ज़्यादा हमारा भी फोकस है। हम तो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन के जलसे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन महंगाई हमारे लिए सब कुछ है। और वज़ीर आज़म साहब खुद रोज़ बैठ के इसको मॉनिटर कर रहे हैं। शॉर्टेज थी गंदम की, अब वो शिप्स गंदम की भी और शुगर की भी आनी शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने में आपको मामला तो ये है कि मॉनिटर करने से हो नहीं रहा ना, मॉनिटर करने से हो नहीं रहा, होना चाहिए। महंगाई खत्म होनी चाहिए, कम तो जरूर होनी चाहिए। खैर, इस बात करते रहेंगे। ब्रेक लेनी? बिल्कुल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कोरोना वबा की दूसरी लहर के हवाले से बात करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे कोरोना वबा की दूसरी लहर के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद और शरह अमवात में तेजी से इजाफा बाइसे तशवीश है। एनसीओसी ने भी कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कड़े इकदाम का इशारा दिया है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना करने की सूरत में हुकूमत के पास मुश्किल फैसलों के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी और हालात स्मार्ट लॉकडाउन से सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। हाल ही में हमने देखा जो जलसे जुलूस हुए, रैलियां हुई और शादियों समेत अवामी इज्तिमात की बात की जाए तो एसओपीज की शदीद खिलाफवर्जियां की गई, जिससे कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सर्दी के हवाले से कहा है कि सर्दी में कोरोना वबा की दूसरी लहर से खबरदार रहना होगा और अपने आप को बचाना होगा, इससे एहतियात करनी होगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है भला कि जो लोग एसओपीज को पहले फॉलो कर रहे थे, जिन एसओपीज के तहत पाकिस्तान ने कोविड को फाइट किया, क्या वही एसओपीज सेकंड इस वेव के अंदर भी हमने रखने हैं? उस पर कुछ चेंज चाहिए? कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से, जिसमें एक डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी हैं जो कि अमराज माहिर वबाई अमराज हैं, उनके कुछ आर्टिकल्स हैं, उन्होंने भी लिखे। तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल के ऊपर कुछ डिफरेंट एंगल्स हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा कि वी हैव टू सी दिस बाय द गुड इंटेलिजेंस, इससे हम काबू पा सकते हैं। हमने कोशिश की और इस वक्त राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनका इससे क्या मतलब है, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ही इज डिमांडिंग फॉर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, आपके मुख्तलिफ आर्टिकल से ये इंदिया मिलता है कि शायद हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा टू फाइट कोविड। इस पे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया दावत देने का अपने प्रोग्राम में। मैं जो हेल्थ इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि हम ये जो रोजाना के मुख्तलिफ लैब्स के अंदर टेस्ट होते हैं उनसे बाहर निकल, हमारे नंबर्स जो हैं वो सिर्फ जिस तरह किसी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है या कुछ होती है तो उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है। इसी तरह हेल्थ इंटेलिजेंस भी एक पूरा शोबा है और जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम जंग जब लड़ते हैं दुश्मन के साथ तो हम इंटेलिजेंस की वैल्यू को समझते हैं, लेकिन जब हम एक वायरस के साथ लड़ रहे हैं, बैक्टीरिया के साथ लड़ रहे हैं, तो हम इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं करते? हमें दुश्मन के तमाम मुकम्मल चीजों का पता होना चाहिए, हमें उसकी वल्नरेबिलिटीज का या उसके कमजोर पॉइंट्स का पता होना चाहिए ताकि हम उसको अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हेल्थ इंटेलिजेंस कहा जाता है और उसमें ये अब बड़ा क्लियर हो गया हुआ है कि हमारी जिस तरह मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी होती है और जिसके लिए आप अफवाज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं ये इंसानी दुश्मनों से या इंसानी मुल्कों से ज्यादा खतरनाक आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये खतरा है।
तो हमें इसका भी उसी तरह मुकाबला करना चाहिए जिस तरह हम तैयारी करते हैं दूसरे इंसानी हमलों से अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि अभी हम कोरोना वबा की दूसरी लहर की भी बात करें, क्योंकि नॉर्मली जब हम अभी हमने डिस्कशन भी की, वज़ीर आज़म खुद भी कह चुके हैं, मुख्तलिफ वज़रा भी कह चुके हैं कि दूसरी लहर आ रही है, हमें SOPs पर अमल दरामद करना होगा। क्या वही SOPs जिनकी हमें आदत थी और पहली लहर जिस तरह से वेव आई और हमने उसी तरह से उसको फॉलो किया, क्या इस बार कुछ डिफरेंट होगा और ये दूसरी लहर क्या वर्स्ट भी हो सकती है? देखिए, मेरा तो जो मैंने इस पर लिखा भी है कि मेरा ये बड़ा मुश्किल है बताना कि दूसरी लहर कब आएगी, क्योंकि ये भी हो सकता है हम ऑलरेडी दूसरी लहर के ऊपर सवार हों, सेकंड वेव ऑलरेडी है और इसकी कुछ हमें निशानियां मिल रही हैं। आपने पंजाब के नंबर्स देखिए कि वहां पे केसेस के नंबर नहीं बढ़े, लेकिन शरह अमवात उनकी बढ़ती गई और पिछले कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी जो तादाद थी रिपोर्टेड अमवात की वो बढ़ी है। इसका मतलब है कि केसेस भी बड़े होंगे और ये एक गैप है जो रिपोर्टिंग ऑफ केसेस के अंदर है, जो बड़ी खतरनाक चीज है। तो मेरा यही है, हाँ, जो आपकी SOPs की बात है वो बिल्कुल वही इस्तेमाल करने होंगे, और मास्क पहनिए, हाथ धोइए, एक दूसरे से फासला रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में भी बताइएगा। एक तो ये कि यूरोप के अंदर काफ़ी दोबारा से स्वेयर केसेस, ईरान में पहली दफ़ा 5000 से केसेस बढ़ गए योमिया। इस तरह की सूरत हाल अब इन ममालिक के अंदर देख रहे हैं। पाकिस्तान में कंपैरेटिवली फिर भी कम है केसेस, लेकिन उसके बावजूद NCOC कह रही है कि इट्स डेंजरस, आप भी कह रहे हैं इट्स डेंजरस। तो एक कंपैरिजन हमारे सामने रखिएगा, हम कहाँ स्टैंड करें बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने? जी हाँ, वो उसके लिए कि अगर आप टेस्ट ही नहीं करते तो आपको इल्म भी नहीं होगा कि आप बीमार हैं कि नहीं है, किस चीज से आप बीमार हैं। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो इस रीजन के अंदर सबसे कम टेस्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। जो इंडिया है या टर्की है या ईरान है, इन्होंने अपने टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ाई हुई है। ईरान में डॉक्टर साहब उमूमी तौर पे लोग इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेथ टोल भी तो नहीं है। अगर टेस्ट नहीं है, बीमारी है, टेस्ट नहीं है, लेकिन डेथ रेट भी तो कम है। नहीं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, आबादी का जो प्रोपोर्शन है, देखिए हमारी यंगर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, हमारी जो औसत उम्र है वो बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका या दूसरे ममालिक के। तो जब इस बीमारी की जब आ रही थी तो मार्च के अंदर भी ये बड़ा क्लियर था और मैंने इस पर काफी दफा बात भी की कि हमें वो शरह अमवात हमें नहीं मिलेंगी जो इटली में लोगों को मिली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा इसका कॉम्प्लिकेशन और डेथ का शिकार होता है जो तबका, वो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। हमारे मुल्क में ये अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में जो 65 साल से ऊपर लोग हैं वो सिर्फ 4% हैं पूरी आबादी के, कंपेयर टू यूरोप जहां पे 20 से 25% लोग, उनकी इतनी लंबी जिंदगी है कि वो 65 साल से ऊपर होते हैं। तो जब आपने अपनी आबादी को पहले ही मार दिया, वो लंबी उम्र तक पहुंच ही नहीं रही, तो एक ऐसी बीमारी जिसका ज्यादा खतरा बड़ी उम्र की होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, मैं जल्दी से आप हमें हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जिस तरह से हमने पहली वेव पे काबू पाया और जिस तरह से हमने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, अब दूसरी वेव का खतरा तो है, या आप जिस तरह से कह रहे हैं इसके चांसेस भी हैं, तो क्या लगता है हमें उसी तरह से या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि हम इस वेव को भी उसी तरह से कंट्रोल कर पाए? देखिए, SOPs तो वो बेसिकली जो आपके पहले थे वो हैं, लेकिन एक चीज बीच में नई ऐड हुई है और नई चीज ये है कि अब इससे ये हमें मालूम हुआ है कि जो ताज़ा हवा का आमदो रफ्त है घरों के अंदर, दफातर के अंदर, ये भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। तो अगर आप से मिलना भी है तो बाहर मिलिए, घर से बाहर वाले से, घर की तमाम खिड़कियां, दफातर की खिड़कियां, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव हमें, तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे पिछले तमाम SOPs के साथ। We should live more of a natural lifestyle, जितना नेचर के हम करीब हो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन टाइम कम है। डॉक्टर राना असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वबाई अमराज के माहिर हैं, कोविड की दूसरी लहर के हवाले से बता रहे थे। सो वंस अगेन एहतियात करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर की, और बात कर लेते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो की। था जिसका शाकार वो इंतजार वो शाकार आने को है और 25 अक्टूबर से ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने को तैयार है। अक्टूबर 2015 में शुरू होने वाला ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा 5 साल बाद मुकम्मल हो रहा है। साबिक हुकूमत की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को 27 माह में मुकम्मल करने का दावा किया गया था। बाद ये मंसूबा पेशतर एतराज़ात की वजह से 22 माह की ताखीर का शिकार रहा। बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2020 को इसे मुकम्मल करने और आवाम के लिए चलाने का हुक्म दिया। मजमूई तौर पर हम अगर इसकी फिजिबिलिटी के हवाले से बात करें, 25 किलोमीटर
किलोमीटर का ट्रैक इसका ज़मीन के ऊपर, जबकि 1.12 किलोमीटर का ट्रैक ज़ेर ज़मीन भी तामीर किया गया। आज इसकी टेस्ट रन फाइनल ब्रीफिंग हो रही है और 25 से ही शुरू हो रही है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आमिर नवीद साहब मौजूद है। आमिर नवीद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चूंकि आज ब्रीफिंग दी जाएगी और इसका बाद इसका टेस्ट रन शुरू किया जाएगा, क्या सिचुएशन है ओवरऑल? काफ़ी जो कह लें तारीख पे तारीख मिलती रही इस ट्रेन के हवाले से और अब बिलाखिर इसका टेस्ट रन होने को तैयार है। क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी उर्मिला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तारीख पे तारीख इसकी मिलती रही और ये भी अब चौथी मरतबा इसकी इनागोरेशन की डेट आई है कि 25 को इसकी इनागोरेशन होगी, जिसमें सीएम और वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे और साथ ही जो है 26 से इसका बाकायदा ऑपरेशन शुरू होगा, आम शहरी इसमें सफ़र कर सकेंगे। आज वज़ीर जो ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने इस हवाले से मीडिया के लिए खुसूसी ब्रीफिंग का अहतमाम किया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो अनारकली स्टेशन है उस पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। ये 27 किलोमीटर ट्रैक है, जैसा कि आपने बताया। इसमें टोटल 26 स्टेशन है, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं और 24 जो है इसके ऊपर है। उसमें ज़्यादातर ट्रैक एलिवेटेड है और उस पर 300 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आई है इस पे। आज इंतजाम इसकी ब्रीफिंग के हवाले से हो रहे हैं। ठीक 48 घंटे बाद ये चल पड़ेगी। अच्छा आमिर भाई, ये भी हमें कि इसका हाल भी कहीं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि BRT हमने देखा 1 महीने में 4 बसों में आग लग गई, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसके अंदर रही। ये भी चाइनीज कंपनी है, वो बसें भी चाइना से आई थी। इस बात को मेक श्योर कर रही है पंजाब गवर्नमेंट के खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाकया यहाँ पे ना हो, इस पे भी आज बात होने जा रही है। देखें, इसमें तो ये सूरत हाल ये है कि हम इसे, क्योंकि ये लाहौर में मौजूद है, हम देखते रहते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि सारा मीडिया यहाँ मौजूद होता है, चीज़ों को यहाँ पे क्वालिटी का किसी हद तक ख्याल रखा है। BRT के आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है, हमें इस हवाले से मालूमात नहीं है। BRT क्योंकि पेशावर में है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल किसी हद तक नजर आता है, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से इसका टेस्ट रन चल रहा है और 1 से ज़्यादा महकमे इसकी क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें नेस्पाक है, LDA है और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी भी है। जी ठीक है। अच्छा, साथ साथ आमिर नवीद साहब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये ट्रेन की बात की जाए तो ये टोटली इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसमें बिजली की जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाना भी जिम्मेदारी है। क्या इसका मैकेनिज्म होगा कि ये बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि ये टोटल जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इससे एक टाइम पे जो है 108 मेगावाट जो है बिजली की सप्लाई दी जा रही है। इसके लिए 2 ग्रिड बनाए गए, एक शाहनूर स्टूडियो से इसे ग्रिड स्टेशन दे, दूसरा डेरा गुजरा से। इसे डबल सोर्स दिए गए हैं बिजली के। अगर एक सोर्स बंद हो तो दूसरे सोर्स से ट्रेन को बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। आजकल क्योंकि ये इसके वो मेंटेनेंस चल रही है ट्रैक की, तो बिजली 2 दिन से मुनक़ता है। आज इसमें जो है किसी वक्त भी बिजली की बहाली होगी और फिर ये टोटली, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो बिजली ही इसका फ्यूल है, बिजली ही इसकी पावर है, तो इसे डबल सोर्स से बिजली दी जा रही है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेन चल रही है और बिजली ना चली जाए, लोग बेचारे लाहौरिये स्टक ना हो जाए। बातें सुनने को मिलेगी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा। लास्टली हमें बताइएगा, एक तो ये कहां तक चलेगी, क्या पूरा ट्रैक कंप्लीट हो गया, नंबर 1, और नंबर 2, अब क्या हम इस बात का यकीन कर लें, लाहौर वाले इस बात को मान लें, चलने जा रही है आज ट्रेन, यानी कि 25 तारीख को? जी बिल्कुल, आपको भी जिस तरह यकीन नहीं आ रहा, तो इस तरह लाहौरियों को भी यकीन नहीं है कि चौथी दफा इसकी तारीख दी गई इफ्तिताह की, लेकिन उम्मीद है कि इस वक्त चल दफा जो है यकीनन इसका इफ्तिताह होगा। ये मैं बताता चलूं कि डेरा गुजरा से चलेगी और अली टाउन तक जाएगी, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी और मुल्तान रोड से होते हुए। इसमें 27 स्टेशन है, टोटल 26 स्टेशन है, 27 किलोमीटर का ट्रैक है और इसका एक तरफा जो किराया है वो 40 रुपए रखा गया है और इसमें 22 बोगियां सेट हैं ट्रेन के। हर ट्रेन में 5 बोगियों का सेट है और एक वक्त में एक ट्रेन में 1000 लोग सफर कर सकते हैं और हर 5 मिनट बाद स्टेशन पे ट्रेन मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद साहब, आप अपडेट कर रहे थे। और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हवाले से अल्लाह करे कि लाहौर के जो बासी हैं उनको भी इस ट्रेन में सफ़र का मौका मिले और काफ़ी अरसे बाद तारीख पे तारीख मिलने के बाद ये ट्रेन बिलाखिर चलने को है। और मैस ट्रांजिट दुनिया के बड़े शहरों में होता है, अच्छा मंसूबा है, पाकिस्तान का मंसूबा है, 5 साल में बना। 2 के इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह करे चलता रहे और अच्छा। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल आपको ज़बरदस्त चीज़ें जो कि हमारी कोशिश होती है दिखाएं, विद दैट इन्फॉर्मेशन भी दिखाते रहें। अच्छा, बात करें हम अगर हमारी सेगमेंट होस्ट हिना न्याजी की, तो वैसे तो वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है और माइंड मैटर्स के साथ आ रही हैं कुछ दिलचस्प और इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि हमने आपको आज ही के शो में कराची में उनका एक रिकॉर्ड किया हुआ सेगमेंट दिखाना है जिसमें उन्होंने कुछ बंस रोड के ज़बरदस्त खाने हमें खिलाए हैं। फिर वक्त हम हिना की जानिब चलते हैं और माइंड मैटर्स देखते हैं। ओवर टू यू हिना। थैंक यू अरमलाइन इमरान। व्यूअर्स, एक बार फिर से हमारे साथ वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। वकार साहब, हम अपने पिछले सेगमेंट्स में डिस्कस करते रहे कि बच्चों को जिस्मानी सज़ा नहीं देनी चाहिए और हमारे मुआशरे में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। अगर बच्चों को जिस्मानी सज़ा नहीं दी जाएगी तो उनमें डिसिप्लिन कैसे पैदा होगा? क्या ऐसी चीज़ है कि उनमें डिसिप्लिन पैदा हो सकता है? सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन? पॉजिटिव डिसिप्लिन बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्निक है जो कि जिस्मानी सज़ा का मुतबादल हम कह सकते हैं। पूरी दुनिया ने जब जिस्मानी सज़ा को ख़त्म किया, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के हवाले से, तो उससे पहले उन्होंने एक मुतबादल निज़ाम या मुतबादल एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और वो अपनी स्कूल्स में भी और पेरेंट्स को भी और उन तमाम को बताया, उसको पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं। अच्छा। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है वो पाकिस्तान में अलमिया सबसे बड़ा ये चल रहा है कि स्कूल्स जो हैं हर जगह पे जिस्मानी सज़ा पे पाबंदी है जो कि होनी चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे उस्ताद को अभी ये नहीं मालूम कि उसने अब करना क्या है। अब लेकिन फर्ज कीजिए कि एक बच्चा जो है वो बदतमीजी कर रहा है या कोई भी ऐसा है, उस्ताद क्या करें? अब जिस्मानी सज़ा तो नहीं दे सकता। अब ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है जो कि मैं जितने भी स्कूल्स में जाता हूँ या मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ तो वहाँ पे यही रोना है कि अब हम क्या करें, अब व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल, अब क्या करें? तो अच्छा, बोल के भी वकार साहब किसी को ऑफेंड कर सकते हैं, बच्चों को आप डिसहार्ट कर सकते हैं। अगर आप गुस्से में बात करते हैं, उनको डांटते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है जी। तो किस तरह से? देखिए, पॉजिटिव डिसिप्लिन में जो सबसे बुनियादी चीज़ आती है वो आती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये बार बार हम पहले भी वीडियोस में अर्ज करते रहे हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से मुराद ये है कि अगर तो देखिए बच्चा रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी और आप बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप पावरफुल हैं और बीइंग एन पावरफुल पर्सन, हाँ, तो फिर आप उससे रिस्पेक्ट ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं। तो सबसे पहले तो क्योंकि अगर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है ना कि अगर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बीच में से निकाल दें तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। ठीक है, जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बीच में लाएंगे पॉजिटिव डिसिप्लिन में तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं बढ़ता और कम्युनिकेशन यानी रिसीवर जो है आपका रिसीव करता है वो मैसेज जो है, अदरवाइज आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट उस पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि माएँ चीखती रहती हैं और बाप जो है उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। तो बुनियादी तौर पर यह प्रॉब्लम होता है। पहली बात तो ये है, जब आप पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात करते हैं तो नंबर 1 ये है कि आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है एज अ पेरेंट या टीचर भी हैं आप कि आप डिसिप्लिन हैं? अच्छा, नंबर 1, क्योंकि जो बुनियादी तरीन पॉजिटिव डिसिप्लिन की चीज है वो ये है जो मैंने बताया कि एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दूसरा ये है कि डिसिप्लिन आपके साथ तक डिसिप्लिन है। अच्छा। आप बच्चे को कह रहे हैं कि सच बोलना है और खुद क्या आप झूठ बोल रहे हैं? बोलने पे आपकी जिंदगी, आप हर चीज में हर मामले में अगर कोई ऐसा उलट उसको दे रहे हैं अपना आप खुद डिसिप्लिन नहीं है तो उसके बाद आप बच्चे से ये शिकायत नहीं कर सकते। तीसरी जो चीज़ है वो जो सबसे अहम है कि आपने वो मैसेज बच्चे को कब देना है। पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है वो ये कहता है कि आपको किसी सूरत में भी जब बच्चा गुस्से में हो, टेंट्रम में हो या कैसे भी जब गुस्सा करता है बच्चा, उसके जब हो रहे हो, प्लीज 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 आप उसको कभी भी उस वक्त जो आप कोशिश करते हैं ना मैसेज कन्वे करने की, नहीं हो सकता। ये मैं बायोलॉजिकली स्पीकिंग कह रहा हूँ कि उसकी कॉग्निशन जो है वो आप ये समझिए कि शट डाउन होती है। अब एक चीज़ है जो कि रिसीवर है वो इस काबिल ही नहीं है कि आपके मैसेज को रिसीव कर सके और उस वक्त आप मैसेज उसको दिए जा रहे हैं और वो मैसेज भी आप ऑफकोर्स कोई प्यार से तो नहीं दे रहे, वो आप भी डांट के और गुस्से से दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो टोटल एक फेलियर। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक बहुत पॉजिटिव डिसिप्लिन में एक टर्म मशहूर है बेड टाइम मैसेज, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत ही उसने अच्छे नताइज दिए हैं, बल्कि कहें मैं ये कह सकता हूँ जादुई नताइज दिए हैं, बिल्कुल जादू। वो ये है कि आपने बच्चे में एक बिहेवियर नोट किया जो कि बहुत बुरा था, ठीक है, और आपने उसको इग्नोर किया। अब इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको नोट डाउन नहीं किया, आपने नोट डाउन ज़हन में कर लिया बट इग्नोर कर दिया। वो उस वक्त गुस्से में है, वो जो भी कर रहा है आपने नोट डाउन कर लिया है और आप चुप कर गए। शाम हुई, रात हुई, बच्चा आपके पास आया, अब वो एक जब आप बच्चा को आप स्टोरी सुनाते हैं या बिल्कुल अच्छा माहौल होता है और बच्चे भी बड़ा मजे में है,
तो कहते हैं कि बच्चे को जब आप स्टोरी सुना चुकते हैं या आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कर चुकते हैं, उसके बाद आप वहां पे कहें कि वो दिन को एक चीज हुई थी और आपने बहुत बुरी हरकत की थी, और मुझे वो अच्छा नहीं मुझे लगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली हुआ ये कि मैं एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। आप तो ऐसे हैं ही नहीं। आप ऐसे हैं नहीं ना। मुझे इसी वजह से तो बहुत मुझे अजीब सा लगा। मैंने 2-3 घंटे ये सोचता रहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप रियलाइज कराएं प्यार से, रियलाइज कराएं। और दूसरा ये कि उसको बताएं कि वो आपको यानी उसको फिर आइंदा मालूम होगा कि एक्चुअली मुझे नोट किया जा रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब उस टाइम पे बेड टाइम मैसेज जो आप उसको देंगे तो वो 100% उसको रिसीव कर रहा होगा और एब्जॉर्ब कर रहा होगा। कोई भी उसका मिसबिहेवियर या कोई भी ऐसी वो चीज़ है जो कि आप समझते हैं कि अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो आप देखिएगा कि बेड टाइम मैसेज 2 या 3 देने के बाद वो मॉडिफाई हो जाएगा, वो बिहेवियर खत्म हो जाएगा। पनिशमेंट और पॉजिटिव डिसिप्लिन में जो बुनियादी तरीन फर्क है वो ये है कि जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है ये बेसिकली कहता है कि जो अच्छा वाला जो रवैया हम चाहते हैं उसको इनकरेज किया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको चेंज करने की कोशिश करें। और तो पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है ये बहुत ही क्या कहते हैं एक वसी टॉपिक है, हम इस पे बात करते रहेंगे। दोबारा एक और हम इस पे सेगमेंट शायद और इसमें इसको सम अप करते हुए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, आप खुद कितने डिसिप्लिन है, और बेड टाइम मैसेज। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। थैंक यू। अभी हम अगर बात करें तो चूंकि यूएस इलेक्शंस भी होने वाले हैं, इंतखाबी मुहिम जारी है, तो क्या सिचुएशन है, क्योंकि कोरोना का भी बीच में एक फैक्टर ऐड हो गया, तो इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत बहुत गर्म है, तो अमेरिका की सियासत इस वक्त उबल रही है। यहाँ तक कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो 10 दिन में होने वाला है उसमें धांधली होगी, और वो खुद ही जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये अमेरिका में कैसे हो सकता है, या आप ये भी शायद सोचें कि पाकिस्तान में तो ये होते रहता है, ये क्या इतनी बड़ी बात तो शायद नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इस किस्म का जो आर्ग्यूमेंट है वो हम कभी नहीं देखते, और पाकिस्तान में भी इस किस्म की जो धांधली के एलिगेशन है वो यूजुअली ऑपोजिशन लगाती है, गवर्नमेंट नहीं लगाती। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सदर ट्रंप डर रहे हैं कि वो शायद इलेक्शन हार ना जाएं, और उनकी हारने की जो बुनियादी वजह होगी वो कोरोना वायरस होगा, और उनकी हुकूमत की नाअहली कोविड को कंट्रोल करने में उनकी शिकस्त का रीजन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें रिपब्लिकन्स की स्ट्रैटेजी क्या है ओवरऑल हम अगर देखें? नंबर 1, नंबर 2, एक बहुत बड़ा वोट बैंक ओवरसीज एक्सपेट्रियट्स पाकिस्तानीज का है, वो इस वक्त कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को और किस जानिब उनका झुकाव है? बिल्कुल, रिपब्लिकन्स का दो बुनियादी तौर पे उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं इलेक्शन के लिए। एक, वो इकोनॉमी और मईशत के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेमोक्रेट से बेहतर है मईशत के ऊपर। और दूसरा, वो जो एक उनका जो इधर गोरे लोग हैं, पर्टिकुलरली यंग वाइट मैन, वो उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी रेसेस हैं अमेरिका में उनके थ्रू वो अंडर अटैक हैं। एक लिसानियत, एक नेशनलिज्म के बेसिस के ऊपर वो अटैक जो है वो कर रहे हैं, और उस वजह से जो है रिपब्लिकन्स जो हैं वोट्स अपने गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर डेमोक्रेट्स की तरफ, जो बाइडेन की तरफ वोट करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो ट्रंप के फेवर में भी हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है बेसिकली कि वो ट्रंप को सपोर्ट करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से, जैसे आपने कहा, रिपब्लिकन्स की जानिब उनका झुकाव आ रहा है, तो ट्रंप की सिचुएशन क्यों अभी तक पाकिस्तानी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ट्रेडिशनली पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो रिपब्लिकन्स के लिए ही वोट करते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं वो कम लिबरल हैं, वो फैमिली वैल्यूज में बिलीव करते हैं, वो अबॉर्शन और बाकी जो इस किस्म के एरियाज हैं, गे मैरिज इंक्लूडेड, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए रिपब्लिकन्स के साथ जो है वो ट्रेडिशनली पाकिस्तानी अमेरिकन सपोर्ट करते हैं। दूसरी वजह ये है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है जो ट्रंप ने जिसमें टैप इन किया है, जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन भी कुछ बिलीव करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी अमेरिकन की
वो डेमोक्रेट्स के साथ ही वोट करेगी। अच्छा बिलाल, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट की आपने बात की है, मैं इसी जाने आ रहा था। नंबर 1, नंबर 2 टुवर्ड्स मीडिया, हर चीज़ की जाने बड़ा खुल्लम खुल्ला अब तक ट्रंप की स्टेटमेंट्स रही हैं। ओबामा की पॉलिसीज़ को खुल के उन्होंने उसकी मुखालफत की है और अब बड़े पर तोले हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को लेकर और कोशिश है उनकी कि वो ये क्रेडिट ले पाएँ। अब तक काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हुई है लेकिन मुकम्मल तौर पर मामला हल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें किस हद तक हेल्प आउट करने जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई अक्टूबर सरप्राइज आए। देखें अभी वो इलेक्शन हार रहे हैं 10 पॉइंट से वर्सेस जो बाइडेन पोल्स के अंदर, तो वो चाह रहे हैं कि कोई सरप्राइज आए और वो सरप्राइज पोटेंशियली अफगानिस्तान से अगर अच्छी खबर आती है तो शायद वो एक वजह बन सकती है, या अगर सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले तो वो एक अच्छी खबर बन सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर वो शायद इलेक्शन में उनके चांसेस बेहतर हो सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब एक जो चूंकि हम ओवरऑल इस सारे रीजन को भी डिस्कस करते हैं और जो अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप होती है उसका पाकिस्तान जैसे ममालिक पे भी बड़ा असर पड़ता है। एक तो आप इस इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के अंदर जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या हुआ, जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, फिर कोविड की आपने सिचुएशन बताई, जॉब्स के हवाले से बड़े संगीन मसाइल हुए, तो इस सारी हालात के बाद क्या इकोनॉमी का फैक्टर हेल्प आउट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट वंस अगेन? बिल्कुल, जहां तक खित्ते की बात है तो ज्यादा पॉलिसी चेंज नहीं होगी, चाहे ट्रंप जीते या चाहे बाइडेन जीते। सिर्फ एक मुल्क है जहां खित्ते में चेंज आ सकता है, वो ईरान की पॉलिसी है कि बाइडेन जो है वो ईरान के साथ बातचीत वापस शुरू कर सकता है। ट्रंप बिल्कुल इस चीज के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो फंडामेंटली चेंज नहीं होगी क्योंकि वो अफगानिस्तान के थ्रू ही पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है कि जो अफगानिस्तान में होता है उसी के बेसिस के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनती है। कश्मीर और इंडिया के ऊपर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाइडेन साहब अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो। जहां तक जॉब्स और इकोनॉमी की बात है तो ट्रंप को एक्चुअली अमेरिकन वोटर्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर जहां तक इकोनॉमी की बात है तो ट्रंप शायद बेहतर मैनेज कर सके इकोनॉमी को वर्सेस बाइडेन, क्योंकि डेमोक्रेट। एक बड़ा अहम नुकता, सॉरी टू कट यू, पिछली दफा भी जब पोल हो रहा था हिलरी के लिए बहुत ज्यादा मैसिव सपोर्ट थी, पोल्स भी कह रहे थे, पॉइंट्स के टेबल के ऊपर भी हिलरी की पोजीशन बेहतर थी, लेकिन ओवरऑल जब वोट उनको ज्यादा पड़े, लेकिन जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो वो उनके हक में नहीं आया। इस दफा भी क्या इस तरह का कुछ सरप्राइज जो बाइडेन को मिल सकता है और क्या डेमोक्रेट्स ने इसको लेकर भी कोई तैयारी की है? बिल्कुल, ये आपका $1 बिलियन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों की इधर नींदें उड़ी हुई हैं इसी सवाल को सोचते हुए कि क्या ये तो नहीं होगा कि पोल्स वापस से एक बार गलत होंगे और ट्रंप वापस से सबको सरप्राइज कर देगा। देखें, पोलिंग कंपनीज तो कह रही हैं कि हमने अपनी जो पोलिंग मेथडोलॉजी वो बेहतर कर दी है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत खौफ है इधर अमेरिकन पब्लिक में। मैं अभी न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ जहाँ डेमोक्रेट स्टेट है। एक खौफ है कि ट्रंप शायद वापस ये इलेक्शन जो है वो किसी ना किसी तरह लेके ना चले जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा खौफ ये है कि ट्रंप हारने के बाद भी अपनी हार नहीं मानेगा और वो व्हाइट हाउस शायद नहीं छोड़े इतनी आसानी से, वो इलेक्शन को कंटेस्ट करें और बोले कि ये रिजल्ट्स को मैं नहीं मानता। और वो एक और भी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, अमेरिका में वोट को इज्जत दो वाली सिचुएशन हो जाएगी और ये अमेरिका के लिए काफी अनहोनी बात होगी। ठीक है। अच्छा बिलाल, अभी चूंकि आप यंग हैं, आप अभी कश्मीर और इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे, तो कल जो हमारा इशू था एक, उसको बड़ा हाईलाइट किया उन्होंने कि जिस तरह से कराची का जो वाकया हुआ, हाँ, और इंडियन मीडिया उसको इतनी हरा था, इस पर भी हम आपकी राय लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक बहुत वक्त से हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिविजन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन इसको काफी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इंडिया ने इतने बेहुदा तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है कि एक मजाक बना दिया उन्होंने अपने आप का और अपने मीडिया का भी, और पाकिस्तानी जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंडिया ये कर रहा है, उनके सामने भी वो बेनकाब हो गए हैं कि वाकई में ये एक सर्कस है अगर इंडिया समझ रहा था। और पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा करा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान से बेहतर कोई मीम बनाने वाले लोग हैं नहीं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इसको पॉइंट आउट करा और इसको मजाक में लिया और मजाक उड़ाया। और आखिरी चीज में सबसे अच्छी बात यह कि जो
सियासी मुखालिफ थे एक दूसरे के, उन्होंने साथ मिलकर इसके ऊपर हंसे और इसको देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी एक्चुअली सिविल वॉर की बात हो रही थी, इस चीज ने पाकिस्तानियों को साथ। और बिलाल, वो गुलशन बाग मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ, गुलशन बाग कहाँ पे है जिसको वो कहते हैं, गुलशन इकबाल का इलाका। तो खैर टाइम बहुत कम है हमारे पास। फाइनली एक क्विक क्वेश्चन, मैं पॉइंट एक मिस कर गया था। ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट जो कि चीन को बड़े आड़े हाथों ले रहे थे, पाबंदियां भी लगाई, बयानात भी दिए, कोई अकाउंट्स वगैरह निकल आए, कल एक बड़ी खबर सरगर्म रही है सारे हवाले से, उस बारे में बताइए क्या माजरा है इन अकाउंट्स का ट्रंप के? बिल्कुल, तो ट्रंप की जो है वो बहुत ही शेडी डीलिंग्स हैं आप कह सकते हैं, चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, और हर जगह से उनकी अजीब अजीब बिजनेस डीलिंग्स, बॉर्डरिंग ऑन करप्शन, डेफिनेटली ऑन टैक्स इवेजन, ये चीज जो है बहुत कॉमन हो चुकी है। और लेकिन इसमें एक और एंगल भी है, जैसे अभी हमने इंडिया की बात करी कि इंडियन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिकन इलेक्शन भी अंडर अटैक है फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंफॉर्मेशन की एक जंग चल रही है, वो रशिया से भी आ रही है, वो ईरान से भी आ रही है, और वो चाइना से भी आ रही है। तो इसमें अभी कुछ दिनों में पता चलेगा, ये अभी न्यूज ब्रेक हुई है कि इसमें कितना सच है और कितना नहीं है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना, रशिया और ईरान अमेरिका के इलेक्शन में भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिलाल, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम यूएस। और आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया भी, इंशाल्लाह दोबारा भी कनेक्ट करते रहेंगे जब तक इलेक्शन होता है, बात होती रहेगी आपसे। बिलाल अली लाखानी मौजूद थे जो कि यूएस इलेक्शन पे बात कर रहे थे, और चाइना की चूंकि उन्होंने बात की, एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि चाइना ने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब अगर देखें तो चाइना ने अपने आप को ओपन अप किया इन्फॉर्मेशन को लेकर, और बड़ा गहरा असर लेके आ रहा है चाइना इस जो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है सारी सूरत हाल के अंदर। इस पे खैर बात करते रहेंगे, और ब्रेक लेनी है हमने, बिल्कुल ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारा जो सेगमेंट है, हमारी साथी एंकर हिना न्याजी हमें कराची बंस रोड की सैर करवा रही है, आपने वो मिस नहीं करना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं बंस रोड कराची में मौजूद हूं, और इस जगह को खाने के एतबार से पूरा पाकिस्तान कहा जा सकता है। ये जगह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के खानों की नुमाइंदगी करती है। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमें ज्वाइन करने वाली हैं हमारे एक्सप्रेस की एक एंकर कुरतुलैन, जो हमें बताएंगे कि बंस रोड की क्या चीजें मशहूर हैं। हेलो कुरतुलैन, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कराची। थैंक यू। कराची आके भाई बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, और बहुत शदीद भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, ये सोच के कि बंस रोड जाऊंगी और मुझे तुम घुमाओगी और मजे मजे के खाने खिलाओगी। अभी हम यहाँ घूमने फिरने वाले हैं, और मुझे पता है कि आप बहुत फूडी हैं और आप लाहौर से आएंगे, और ऑब्वियसली हमें आपको यहाँ पे बहुत कुछ ट्राई करवाना है। अच्छा कुरत, मुझे ये बताओ कि क्या खिलाने वाली हो मुझे सबसे पहले? ही ना, ये देख रही हो आप, वहीद के कबाब यहाँ के फेमस हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ के फ्राई कबाब खिलाएंगे, और आपने ऐसे कभी भी कहीं नहीं। यार मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज आगे चले आ जाए। जी तो व्यूअर्स, अभी हम लोग वहीद कबाब के सामने मौजूद हैं, और आपको बताएंगे कि कितने मजे के कबाब हैं, क्या स्पेशलिटी है, इनसे ही चल के सुनते हैं। अच्छा जी, आपके जो कबाब हैं ये हमारी स्पेशल लाहौर से आई हैं। आप थोड़ा सा बताएं आपके कबाब में क्या स्पेशलिटी है? मक्खन में फ्राई होता ही है, मशहूर हो गया, ये 50-60 साल से चल रहा है। ठीक है, मुझे 50-60 साल से चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये रेसिपी कितने सालों से सेम चलती आ रही है, और कैसे पता चलता है कि अभी तक वही जायका है? क्योंकि मैं तो पहली दफा खा रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो 60-70 साल पहले जायका था अभी भी वही जायका है? ये तो पुराने घाट भी बताते हैं, फिर ये कि नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है, नहीं है, दादा पोते फिर पर पोते ऐसे चलता हुआ आ रहा है। अच्छा तो फिर आप ट्राई कराएं, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? ट्राई करें, यहाँ की स्पेशलिटी है, ये है फ्राई कबाब मसाला यहाँ का। अच्छा पता मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई कबाब वो जो दूसरे वाले नहीं होते, ये मसाला यहाँ पर एक्चुअली इनकी स्पेशलिटी यहाँ पर इसी तरह का। आप भी लेना प्लीज, आई कैंट वेट टू ट्राई भाई, बहुत मजेदार लग रहे हैं। मैंने बहुत टाइम के बाद ट्राई किया। जबरदस्त। नाजरीन, ये इतने मजे की है कि खाते हुए मेरा बिल्कुल बोलने का दिल नहीं कर रहा।
कबाब तो मैंने पैक भी करा लिए, पेट भर के खा भी लिए। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट कहाँ लेके जा रही हो? भाई नेक्स्ट हम जा रहे हैं वो वहाँ दही बड़े खाने। यहाँ पे नसीम साहब हैं जो बेसिकली इस जगह को ओन करते हैं। इनसे पूछना चाहूंगी कि कब से नसीम साहब आप यहाँ पर हैं और क्या आप दिल्ली से ही आए हुए हैं? ये हम 1954 से कराची के अंदर दही बड़े का काम कर रहे हैं, बल्क रोड के हवाले से जी। और ये हमारे बुजुर्ग थे, वहाँ से माइग्रेट करके आए थे और उन्होंने यहाँ ये काम शुरू किया, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नसीम साहब सुबह कितने बजे आते हैं और कब तक ये सारा कुछ बिक जाता है? ये हम लोग सुबह 11 बजे के बाद शुरू करते हैं और रात 11 बजे तक होते हैं। नसीम साहब बस फिर जल्दी से हमें ठंडे ठंडे दही बड़े ट्राई करा दें। नाज़रीन, जो इन दही बड़ों की खास बात है वो ये है कि जो इनकी फुल्की है ये गुठली फ्री है, मतलब इसमें वो रोड़ी सी जो गुठली सी होती है वो मुझे फील नहीं हुई। बहुत सॉफ्ट और बहुत मजेदार, ठंडे और मीठे हैं। और जो पापड़ी का वो अंदर क्रिस्प ऐड हो रहा है ना, वो और मजे का लग रहा है। अच्छा कोई ठंडा सा पिला दो। ठंडा सा? हाँ। लस्सी पियोगी? यार व्हाई नॉट। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग पंजाब लस्सी हाउस के बाहर मौजूद हैं और इनकी स्पेशलिटी जो है वो लस्सी ही है। सो लेट्स ट्राई देयर लस्सी। और नाजरीन, ये ठंडा ठंडा लस्सी का ग्लास जो है वो रेडी हो चुका है। I'm gonna try this. कुरतुलैन आप भी लो प्लीज। मलाई तो आई थिंक आप चलें ऐड कर दें अगर स्पेशलिटी है। बहुत बहुत मजे की लस्सी है। इस वक्त हमें कुरतुलैन जो है वो यहाँ के मशहूर बन कबाब ट्राई कराने लेकर आई हैं। तो हिना, यहाँ के सबसे पुराने और सबसे मशहूर, सबसे मजे के बन कबाब हम ट्राई करें और सबसे ऑथेंटिक। मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग यहाँ हैं? हम तकरीबन 69 साल से हम यहाँ हैं। अच्छा, मुझे फिर आज वो सीक्रेट रेसिपी बता ही दें कि लोग क्यों इस बन कबाब के पीछे इतने पागल हैं। इस रेसिपी का तो अल्लाह को पता है, बाकी बंदे को नहीं पता। ये तो कुदरती क्या है? इसमें कुदरती अल्लाह ने जायका दिया हुआ है। हाँ, ये कुदरती है। और इस गली से ही अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ था, जो आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। जल्दी से ट्राई करा दे जबरदस्त का बन कबाब। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे कोई बैठने का उस तरह से निजाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे खड़े होकर खाने का मजा है और लोग बहुत इंजॉय करके खा रहे हैं। बहुत ये खाते हुए मेरा बोलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आके यहाँ पे ट्राई करें तो खुद ही आके ट्राई कर लें। भाई हमने ट्राई कर लिया, अब आपकी बारी है। अच्छा कुरतुलैन, सब कुछ खा लिया है, मतलब एपेटाइजर खा लिया है, लस्सी पी ली भी है, मेन कोर्स खा लिया है, अब कुछ डिजर्ट होना चाहिए, कुछ मीठा हो जाए। मीठा आपको यहाँ पर फ्रेस्को का सबसे अच्छा मिलेगा और यहाँ की जलेबी बहुत मशहूर और मजे की है। नाजरीन, ये जो जलेबी है इसकी स्पेशलिटी ये है कि देसी घी में बनाई जाती है, तली जाती है। नाजरीन, मैं सोच रही हूँ कि 2 सालों के लिए लाहौर से कराची शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि इतने मजे मजे के खाने हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहीं कहीं पास में ही बंस रोड के करीब ही शिफ्ट हो जाऊं। थैंक यू सो मच कुरतुलैन फॉर योर टाइम। आपने मुझे आज कराची के मशहूर खाने खिलाए और जबरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट के बारे में बताया। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।
वेलकम बैक। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और अब चूंकि आज वैसे कोरोना की हमने काफ़ी बात की है, कोरोना की चूंकि दूसरी वबा आ रही है तो इस लिहाज से पोल भी हमारा इसी से मुताल्लिक था। इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की जानिब जाएं, पोल के हवाले से आपको बता देते हैं। आपने हमें बताना है कि क्या इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर में अवाम SOPs के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर आपने हाँ या ना में जवाब देना है। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है और बड़ा मैसिव फीडबैक है हमारे पास आपके व्हाट्सएप फीडबैक को लेकर। रिस्पॉन्स और हम शो के पोल के रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे। कोरोना की जहां हम बात करें, कोरोना वबा ने पूरी दुनिया में हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक सिस्टम है, उसको बदल के रख दिया है। अब जहां मसाइल बड़े हैं, नए चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन तालीम के शोबे की अगर बात की जाए तो कोरोना वबा से खासा तालीम का शोबा भी मुतासिर हुआ है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरत थी नए आइडियाज़ की, और आज हमारे साथ ऐसे ही एक मिसाली तालीमी काबिलियत रखने वाले नौजवान हुनैन ज़िया मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है उसमें इनकलाबी तब्दीली के ख्वाह हैं और इसके लिए एक एजुकेट अ चेंज के आइडिया पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हुनैन, आपने ज्वाइन किया और आपसे हम बात भी करेंगे आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या। जी बिल्कुल हुनैन, आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो तो मिसाली है ही। कुछ अर्सा कबल आपने O लेवल्स के इम्तहान में 154 A ग्रेड्स कैम्ब्रिज इम्तहान में हासिल किए, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अब अगर नौजवान तलबा की बात करें तो उनको आप कोरोना के दौरान तालीम की मुफ्त फराहमी के लिए एजुकेटर चेंज प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया और ये बेसिकली आइडिया है क्या हुनैन? सर बेसिकली ये आइडिया जो है ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमने 3 years ago ही स्टार्ट कर लिया था। अच्छा। शुरू में कुछ 4-5 months के लिए इसका नाम कुछ और था, लेकिन ये कि हम इसको डेवलप तब से कर रहे हैं। हाँ, टाइम की सिंक्रोनाइजेशन इस तरह हुई कि हमने जिसको जिस दिन लॉन्च किया है उससे 2 दिन के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो सारे इदारे वाले बंद कर दिए थे और हमारा जो एक पूरा कोविड का उस पर सिनेरियो रहा है। तो उसके दौरान ऑब्वियस ही बात है कि हमारा शुरू में प्रोजेक्ट मिनिमल कमर्शियल था, पैसे कम लिया था, लेकिन था कमर्शियल प्रोजेक्ट। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आई कि सर हमारे लिए शायद अफोर्डेबिलिटी का इशू आ सकता है या हमें राइट गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो फिर जब टीम से इस बात पे डिस्कस होता है तो टीम वालों का भी इस पर यही मौका आया कि जो कुछ भी है इस वक्त हमारे पास ये जो स्पैन चल रहा है टाइम का, ये जो प्रॉपर टाइम स्पैन है, ये जो हमारे उसमें एक सिचुएशन चल रही है, इसमें फोकस यही होना चाहिए कि लोगों की हम हेल्प कर पाए। स्टार्ट किया उसको, फिर आगे से रिस्पांस इतना पॉजिटिव आया है कि फिर वो एक आपके मोटिवेशन बन जाती है, एक फ्यूल बन जाता है, एंड वी केप्ट गोइंग ऑन। तो ये जबरदस्त हुनैन, बहुत जबरदस्त आइडिया है। लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें तो इससे जब हमने ये तालीमी निज़ाम को भी देखा, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखा कि तलबा जो है वो घरों तक महदूद होकर रह गए थे, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया और लोगों को मुफ्त तालीम का जो एक जरिया वो भी फराहम किया। कितना अच्छा आपका ये एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो हमने इसको ये जो हमने सोशल मीडिया का यूज शुरू किया था, अगर आप देखें तो तकरीबन इस वक्त 70-75 आवर्स जो है 2.5 वीक के टाइम में हम उसके सेशन से दे चुके हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया तो उस वक्त कोई और इसको मिमिक नहीं कर रहा था, क्योंकि ठीक है कुछ टीचर्स इस तरह के हैं पाकिस्तान में मौजूद जो 10 मिनट का 15 मिनट का सेशन देते थे। मेरे ज़हन में उस वक्त ये आया था कि मुझे तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, कॉमनली भी अनकॉमनली भी, जिनमें यानी अपीयर होंगे मुझे मोस्टली सब्जेक्ट्स वो आते होंगे। तो क्यों ना इस तरह किया जाए कि जिन स्टूडेंट्स की अब तक तैयारी नहीं है, उनका परसों 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, तो उनको एक ही गो में सारा सेशन कराते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का उसमें फायदा ये है कि सोशल मीडिया में शेयरिंग होती है। अब अगर फर्ज करें आप एक सब्जेक्ट दे रहे हैं और आपका कोई दोस्त है जिसका आपको पता है कि उसने सब्जेक्ट देना है, आप आगे वीडियो शेयर करेंगे, वो अगला बंदा उससे आगे शेयर करेगा, तो एक ही सेशन से कम ये है कि 1000, 1200, 1500 आप देखें कुछ वीडियोस में 4-4 हजार स्टूडेंट से फायदा होता है। तो सोशल मीडिया का यूज मेन जो उसमें बेनिफिट था वो ये था कि इसकी रीच ज्यादा है, ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और एट द सेम टाइम बच्चे इस चीज से बच जाएंगे कि जो फिजिकल टीचर्स इस टाइम पढ़ा रहे हैं उनको 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, उनको वो पेमेंट नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये 2 tier बेनिफिट, तो अल्लाह का शुक्र है 2 tier बेनिफिट पूरा मिला। ये आइडिया सस्ता भी है और थोड़ा कंटेम्प्रेरी भी है मगर मौजूदा वक्त की बात करें। अच्छा, A और O लेवल के हवाले से तो आप तालीम दे ही रहे हैं, ऑनलाइन तालीम आप फराहम कर रहे हैं, लेकिन मैट्रिक को देखें या प्राइमरी एजुकेशन को देखें जो कि एक बहुत बड़ी क्लास है बच्चों की, जो कि उस निज़ाम तालीम से भी मुंसलिक है, उसके लिए भी कोई प्लान्स हैं ताकि इस मुफ्त तालीम के सिलसिले को मजीद तक़वियत मिले, आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसमें सर ये है कि जब भी इसमें ना आमतौर पे क्वेश्चन या ये आता है जो आपने पूछा है, या क्वेश्चन इसमें ना थोड़ा सा चेंज होके आता है कि O लेवल ही क्यों। लेकिन स्टार्टिंग O लेवल, A लेवल से मैंने इसलिए की है क्योंकि इसमें मेरे पास सबसे ज्यादा महारत है। हमेशा इंसान उस चीज से स्टार्टिंग करता है जिसमें उसका महारत ज्यादा होती है, आपके लिए आसानी होती है, और उसमें यह कि मेरे लिए पढ़ाना आसान है, बच्चों को गाइड बेहतर करना आसान है। अब हम ये कि टीम जमा कर रहे हैं, टीम भी कलेक्ट कर रहे हैं, खुद भी काफी सारे कोर्सेज मुख्तलिफ सब्जेक्ट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर मैंने खुद दिए हुए हैं, उसके अलावा ACC के पेपर्स हैं, हमारी ये जो बेसिक मैट्रिक या उसकी तालीम है, इसके जो हमारे पास टीचर्स लोकली अवेलेबल थे या जिनको हम जानते हैं अच्छा पढ़ा सकते हैं,
उनसे इन्फॉर्मेशन लेना। तो हम आगे इसको 15 नवंबर के बाद इंशाल्लाह, ये जो हमारा सेशन खत्म होगा ओ लेवल्स का या ए लेवल्स का, उसके बाद हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे IGCSEs के अंदर, एडेक्सल्स के अंदर, हमारी अपना मैट्रिक की तालीम है, FSC की तालीम है, FA की तालीम है, इवन यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कोर्सेज पढ़ा रही है पाकिस्तान में, हम उसके कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। 4 कोर्सेज के इस टाइम भी अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपेंडेबल प्रोजेक्ट है। अल्लाह ताला जितनी उसमें साथ देगा, जितनी हिम्मत देगा, जितने लोग मिलते जाएंगे अच्छे, उसको आगे हम लोग डेवलप करते जाएंगे। उम्मीद यही आगे जबरदस्त। अच्छा हनैन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से जो नौजवान तलबा आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से माशरे की बेहतरी में अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि आपके मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो का बहुत हद तक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म दिया इस बात को पहुंचाने का। मेरी हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये होती है कि 2 चीजों से गुरेज करे। एक तो आपके ज़हन में जो ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी बिल्ड करती है कि 26-27 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ना है, साथ उसके कोई और काम नहीं करना, ये एक डिप्रेसिंग आइडिया है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आपकी टैलेंट को रोकता है। दूसरी चीज इसमें ये है कि आप किसी भी चीज में जिसमें अच्छे हैं ना, उससे स्टार्ट ले लें। हमारे दिन में होता है कि हम लोग, हमारे दिन में जो एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे दिन में जो एक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि हम स्टार्ट ही बहुत बड़ा करेंगे। आपको जिस चीज में महारत है, आप जिस चीज के स्टूडेंट हैं, आपको किसी चीज में स्किल में महारत है, आपको फुटबॉल आती है, आपको क्रिकेट आती है, इतने सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन। हमारे पास इन द सेंस ये कि ऑनलाइन वैसे भी अवेलेबल है। वहां पे आप अपना जिस हद तक हो सकता है अपने टैलेंट को शेयर करें और आगे सिखाएं। जितना आप सिखाओगे ना यार, आप 1 को सिखाएंगे, अब वो आगे 10 को सिखाएगा, वो आगे 100 को सिखाएंगे, ये चीज बढ़ती जाती है। तो एक तो आपने गुरेज नहीं करना किसी चीज को स्टार्ट करने से, जिससे डर लगता है कि यार स्टार्ट किया खराब ना हो जाए। फेलियर उसका हिस्सा है, फेलियर नहीं होगा तो आप नहीं सीख सकते। कई बार मैं फेल हुआ उसके अंदर। और दूसरा, हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ाई के साथ किसी और स्किल को जरूर डेवलप करें, उसको आगे सिखाएं। आप जब तक प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, आप देखोगे काफी सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास इन हैंड इस तरह की आ चुकी होंगी जिससे आप लोगों का बेनिफिट कर सकते हो। और इन दी एंड यार बी ह्यूमन। देखो, ह्यूमन रहेंगे, आप लोगों के इश्यूज को देखोगे तो आपको इंशाल्लाह फायदा भी ज्यादा होगा। अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, बरकतें रहमतें भी ज्यादा होती हैं। बाकी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया इस बात को आगे पहुंचाने। शॉर्ट आप कह रहे हैं कि खुद भी सीखे और सिखाएं भी, कम्युनिटी बिल्डिंग भी करें, इस पे तवज्जो दे। वेरी नाइस मैसेज एंड इट्स प्लेजर मीटिंग यू हनैन ओवर हियर। इंशाल्लाह जरूर आपसे आइंदा भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। हेल्थ एंड फिटनेस में हमारे साथ है मोना अली। थैंक यू सो मच मोना फॉर ज्वाइनिंग। क्या बता रही हैं आज आप हमें सुबह सुबह? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अरमलाइन इमरान। एंड मैं आज कुछ अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस शेयर करना चाह रही हूँ एंड आई होप कि जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं ख़ास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो इससे। सो जो आज मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो आपके शोल्डर्स के लिए और आपकी आर्म की जो बैक फैट होती है उसके लिए। ये हमारा ट्राइसेप एरिया होता है। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो वैसे तो पूरे बाजुओं को टोन करती है बट वो आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। यू गोइंग टू रोल योर शोल्डर्स बैक। एनी एक्सरसाइज कोई भी आप कर रहे हैं उसमें सबसे पहला आपका रूल ये होता है कि आपने अपने शोल्डर्स बैक करने हैं। एक्सरसाइज का एक प्रॉपर पॉस्चर ये होता है, ठीक है। तो मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, पेट आपका अंदर कभी भी बाहर लटका नहीं होना चाहिए बिकॉज आपकी बैक पे आ सकता है। दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर पॉस्चर। अच्छा जी, उसके बाद शोल्डर्स को आपने ओपन अप करना है, बाजू आपने बाहर एक्सटेंड करने हैं, फिंगर्स बाहर को आपने पॉइंट करनी है और उसके बाद आपने बाजुओं से छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये आपको पूरे बाजू में फील होगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है उससे वो टाइट होती है, फर्मनेस आती है और बहुत ज़्यादा बर्न होती है। तो फैट बहुत ज़्यादा बर्न होता है इसके अंदर से। साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। सो स्मॉल सर्कल्स, बहुत बड़े बड़े नहीं, कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल आता है हमारे कोर से, ठीक है। तो पेट आपने टाइट करके रखना है। ये आपने 30 टाइम्स पीछे की तरफ करना है और 30 टाइम्स सेम गो में आपने विदाउट अ ब्रेक आपने आगे को करना है, ठीक है। और ये तेज़ तेज़ करना है ताकि आपको ये इफेक्टिव लगे, ठीक है। इसके आप 3 राउंड्स कर सकते हैं। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके आर्म्स की बैक फैट के लिए। यहाँ मेरे पास एक वेट है, डंबल है, ठीक है। आप किसी मोटी किताब से भी कर सकते हैं अगर आपके पास घर में डंबल्स अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके पास अगर डंबल है, मेरे पास यहाँ 5 किलो का है, आप इससे कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज हर कोई इतना भारी नहीं उठा सकता। तो ये मेरे पास डंबल है। ये आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, दोनों हाथों से ग्रिप करना है, ठीक है। यहाँ मैं साइड पर टर्न कर रही हूँ। अगेन बैक आपने स्ट्रेट रखनी है, कोर आपने इसमें बैक में अगर आपके आर्च आई तो ये सिर्फ आपकी स्पाइन पे आएगा। यहाँ से आपने एल्बोज को लॉक करना है, ठीक है। आपकी एल्बोज बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर बाहर गई तो ये आपके सारे जॉइंट्स पे आएगा। आना यहाँ पे चाहिए, इसको ट्राइसेप कहते हैं, ठीक है। आपने पेट को टाइट करते हुए इसको
नीचे को बेंड करना है और ऊपर पूरा एक्सटेंड करना है। अगेन नीचे को बेंड, ऊपर पूरा एक्सटेंड। जब तक आप पूरा ऊपर एक्सटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको ये फील नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने अपनी चिन नीचे नहीं लगानी, मुंह आपने सीधा करना है, आपकी डबल चिन नहीं बननी चाहिए। ये आपकी शोल्डर्स के लिए और आपके ट्राइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस थी। जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है इसको कहते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशंस, और ये आपने 15-15 रेपिटेशंस 3 दफ़ा करनी है। पहले आप ये आर्म सर्कल्स कीजिए, उसके बाद फिर आप ये कीजिए, और इस तरह इसके 3 राउंड्स ईच बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेस कीजिए, फीडबैक दीजिए एंड मुझे बताइए आपको मोना, कैसा थैंक यू वेरी मच कि आपने सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमारे देखने वालों को बताई। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? वी हैव नेक्स्ट FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं। इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी कर रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त ग्रे लिस्ट से निकलना मकसूद है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये काम कर पाएगा? यहाँ पे एक बात बड़ी ज़रूरी है कि कल से इसका इजलास हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, कोविड की वजह से 3 दिन तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान ने बड़े अहम इक़दाम किए हैं, अहम कानून साजियाँ की हैं, जो पाकिस्तान की 27 सिफारिशात से देखना होगा कि दुनिया क्या फैसला करती है। निकालना चाहिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जी हम पोल के रिजल्ट्स भी बताते चलें, जो हमने आपके साथ पोल के रिजल्ट्स पोल शेयर किया था कि किस तरह से जो कोरोना वबा के हवाले से अमल दरामद हो रहा है या नहीं, उसके रिजल्ट्स हम आपको बताएं। 74% कहते हैं नहीं, जबकि 26% कहते हैं हाँ। अच्छा, खुद ही अमल नहीं करते और खुद ही फिर बता भी रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। आप करें, आप हमें बता रहे हैं कि अमल दरामद नहीं कर रहे। अमल दरामद करना चाहिए, सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक है जी, एहतियात करें। उसके साथ साथ अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि हकलाहट से आगाही के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि उनको सपोर्ट करें। आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।